आज हम दोस्तों एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के भाग नंबर 5 में एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया की दूसरी रिएक्शन देखते हैं, CO बंध विदलन अभिक्रिया। CO बंध विदलन, इससे पहले हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था OH बंध विदलन अभिक्रिया। OH के बीच में जो बंध है वो टूटने या विदलन होने की अभिक्रिया पड़ी थी, वो अभिक्रिया हमने देख ली, उस वीडियो में जाकर देख लेना। अब दूसरी प्रकार की रिएक्शन पढ़ते हैं और चार्ट मैंने बनाया था, उस चार्ट में बताया था CO बंध विदलन की अभिक्रिया। उसके अंदर लिखाया था हेलोजन अम्लों के द्वारा, PCl3 के द्वारा, PCl5 के द्वारा और SO थायोनिल क्लोराइड के द्वारा हम एल्कोहल पर क्रिया करवाते हैं। और कैसे होती है ये हमने एल्किल हैलाइड के हेलो एल्केन की विरंजन अभिक्रिया में भी पढ़ी थी। आज हम इसको एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया CO बंध विदलन में पढ़ेंगे। देखो पहले क्या है, हेलोजन अम्लों की क्रिया किस पर करवाएंगे, एल्कोहल पर। तो कौन सा बंध टूटेगा, कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु, ये एल्किल होता है। अब इसमें ये कार्बन, पहले तो ये बंध विदलन देखा था अभिक्रिया में, और अब देखेंगे C और O के बीच का बंध विदलन ये कैसे टूटता है। ठीक है, इस प्रकार से टूटने की जो अभिक्रिया होती है वो CO बंध विदलन में रखी गई है। तो पहली रिएक्शन हम देखेंगे एल्कोहल पर हेलोजन अम्लों की क्रिया। अम्लों की क्रिया देखो कैसे, ये एल्कोहल है। जब एल्कोहल पर हेलोजन अम्ल कौन कौन से होते हैं, हेलोजन अम्ल का मतलब ये होता है HX। हेलोजन अम्लों का मतलब क्या होता है, HX हेलोजन अम्ल। और इस हेलोजन अम्ल का मतलब होता है, हेलोजन का अम्ल का मतलब H और हेलोजन का मतलब होता है HX। अब इस HX को मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस HX को हम HI या HBr या HCl के रूप में भी लिख सकते हैं। और एक होता है HF, फिर कल बाहर आई। अब देखो मैं ऐसे क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि इसका आकार सबसे बड़ा होता है, इसका आकार इससे छोटा होता है, इसका आकार इससे छोटा होता है, और सबसे छोटा आकार किसका होता है, फ्लोरीन का। अब कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा H+ आयन बाहर निकलता है उतने ही ज़्यादा अम्लीय प्रकृति की होती है। तो इन हेलोजन अम्लों में यदि पूछ ले कि इनमें अम्लीय प्रकृति का क्रम, अम्लीय प्रकृति का क्रम कौन सा, सबसे ज़्यादा HI अम्लीय प्रकृति का होगा, उसके बाद में HBr होगा, उसके बाद में HCl होगा। ये क्या होगी, अम्लीय प्रकृति का क्रम होगा। ये तो आप जानते हैं और मैंने वहाँ पर बता भी दिया। अब देखो कैसे, जितना ज़्यादा H+ आयन क्रिया करता है उतने ज़्यादा क्या करता है, एल्कोहल की CO बंध विदलन होगा। देखो कैसे, यदि हम एल्कोहल पर, मैं देखो तीनों रिएक्शन साथ में लिख रखा हूँ। HF, इसका आकार छोटा होने की वजह से ये कोई क्रिया नहीं कर पाता, और यदि क्रिया कर बीता है तो अनियंत्रित अभिक्रिया दर्शाता है। क्या दिखाता है, ये अनियंत्रित अभिक्रिया दर्शाता है। दूसरा मैंने लिख लिया HBr और ये लिख लिया HCl। देखो इसका आकार बड़ा होने की वजह से किसी भी प्रकार के उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि H और I के बीच का जो बंध है वो तुरंत में टूट जाता है और जल काणु बाहर निकाल देता है। ये कंडीशन हो जाएगी। बताओ बाहर क्या निकल गया, बन गया एल्किल आयोडाइड, प्लस बाहर क्या निकल गया, जल काणु। लेकिन इस आयोडीन के आकार से ब्रोमीन का आकार थोड़ा कम होने की वजह से हम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं। तो बताओ अब ये बंध टूट जाएगा, निर्माण किसका होगा, HBr का। ये हम इसकी उपस्थिति में क्यों करवाते, थोड़ा अम्ल क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ताकि ये बंध तुरंत में क्या हो जाए, टूट जाए। इसके बाद में अब देखो इसका आकार क्या होता है, इससे छोटा होता है। भाई इसका आकार क्या होता है, इससे छोटा होता है, इसलिए इस H और Cl को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम क्या मिलाते हैं, उत्प्रेरक। और वो उत्प्रेरक क्या होता है, निर्जल जिंक क्लोराइड।
उत्प्रेरक क्या होता है, निर्जल जिंक क्लोराइड। और बताओ ये बंध तुरंत में टूट जाएगा। R और O के बीच का बंध टूटा, इसे कहते हैं CO बंध विदलन। बताओ क्या बन गया, RCl, और बाहर क्या निकल गया, H2O। तो देखो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्रोव प्रक्रम। क्या कहते हैं, ग्रोव प्रक्रम। मैंने वहाँ पर बता दिया था कि जब एल्किल एल्कोहल पर HCl की क्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, और इस प्रक्रम को कहा जाता है ग्रोव प्रक्रम। क्या कहा जाता है, ग्रोव प्रक्रम। देखो ये रिएक्शन दोबारा आ गई है, अब आप उतारो। अब हम इस एल्कोहल में हेलोजन अम्लों के बाद एल्कोहल पर हम किसकी क्रिया करवाएंगे, PCl3 और PCl5 की क्रिया करवाएंगे। देखो इसके बाद आगे, अब हम आगे की रिएक्शन देखते हैं। PCl3 की, PCl5 की और SOCl2 की हम क्रिया करवा कर देखते हैं। देखो एल्कोहल पर यदि PCl3 की क्रिया करवाते हैं तो मैं हिंट यहाँ पर लिख रखा हूँ, हिंट लिखा हुआ है, देखो ये मैंने हिंट लिख दिया, और हेलो एल्केन में मैंने करवा भी दिया, उस वीडियो में जाकर देख लेना। देखो इस एल्कोहल पर PCl5 की क्रिया करवाते हैं तो 3 एल्कोहल वहाँ पर भाग लिए थे, और इसके नीचे लिख देते हैं P, और तीनों Cl क्या कर देते हैं, एक तरफ लिख देते हैं। वहाँ पर मैंने हिंट लिखाया था, और बंद ऐसे टूट जाता है, बंद ऐसे टूट जाता है। देखो निर्माण किसका होगा, ये तो बन गए 3 ही यहाँ पर भाग लेते हैं, तो बताओ क्या बन गए, 3 तो बन गए RCl प्लस 3 ही क्या है, H, और बताओ PO3। ठीक है, इसे कहते हैं एल्किल क्लोराइड, और इसे कहते हैं फास्फोरस अम्ल। क्या कहते हैं, फास्फोरस अम्ल, इसका निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार देखो इसका हिंट देखो, इस पर हम किस प्रकार से क्रिया करवाते हैं, हिंट P के नीचे P और 5 क्या है, 5 है Cl, और इस प्रकार से ये समूह है बाहर निकल जाता। देखो क्या बन गया, ये बन गया RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसी प्रकार हम किसकी क्रिया करवाते हैं, थायनिल क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं। तो इसका हिंट देखो, ये बन गया H, और S के नीचे लिख दिया S डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ क्या कर दिया, Cl। इस प्रकार से ये बंध टूट जाएगा। देखो क्या बन गया, RCl प्लस HCl प्लस SO2। अब शुद्ध रूप से एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने के लिए हम पिरिडीन की उपस्थिति करते हैं, तो इस HCl और SO2 क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया। देखो वापस आ गई है। इस जब एल्किल एल्कोहल पर थायनिल क्लोराइड की क्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, HCl और SO2 क्या कर लेता है, अवशोषित पिरिडीन। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, डार्जन अभिक्रिया। उतारो आप तीनों। मैंने वहाँ पर बताया भी था कि एल्किल हैलाइड की जो भौतिक गुणधर्म है, इसकी विरंजन अभिक्रिया, इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, ये आप पूरा का पूरा याद कर लेना। इसके बाद में एल्कोहल, और इससे आगे वाले चैप्टर में आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। यदि वीडियो नहीं भी देखा है तो आप पीछे वाले वीडियो में जाकर वापस देख लेना, और इसके बाद में ये समझ में आएगा। उतार लिया। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब इसकी 2 रिएक्शन और CO बंध विदलन की। उस आर्ट में तो मैंने वहाँ पर नहीं लिखाई है, लेकिन छोटी सी अभिक्रिया इनको और आप देख लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, जब हम एल्कोहल पर अमोनिया की क्रिया करवा देते हैं तो मैं अमोनिया को देखो, ये 3 है, अमोनिया है ये। अमोनिया को मैं शॉर्ट में क्या लिख देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ये शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया अमोनिया को। यहाँ पर है हाइड्रोजन परमाणु। क्या है, जब एल्किल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ करवाते हैं तो हमेशा तापमान होता है 573 केल्विन ताप। 573 केल्विन ताप की उपस्थिति में करवाते हैं तो जल का अणु बाहर निकालते हुए एमीन का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं,
एमीन का निर्माण कर देते हैं और बाहर क्या निकल जाएगा, जल का अणु। जब एल्कोहल पर अमोनिया क्रिया करवाते हैं एमीन बनता है, तो ये वापस रिएक्शन आपको मिलेगी कहाँ पर, एमीन की विरंचन अभिक्रिया में। कहाँ पर मिलेगी, एमीन की विरंचन अभिक्रिया में। इसी प्रकार अब हम करते हैं अपचयन। जब एल्कोहल का अपचयन, मैंने वहाँ पर बताया था अपचयन हमेशा किसकी उपस्थिति में होती है, अपचायक की उपस्थिति में। यदि अपचायक हमेशा लेते हैं लाल फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, हमेशा याद रखनी है कि लाल फास्फोरस तथा हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में करवाते हैं, तो इसका निर्माण होता है एल्केन का। किसका निर्माण होता है, एल्केन का। और साथ में बाहर हमेशा क्या निकलता है, जल का अणु। याद रखना है कि हमेशा अपचयन लाल फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में होता है, तो हमेशा किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। क्या बन गया, एल्केन। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर ले लिया मिथिल एल्कोहल, और इसकी उपस्थिति में यदि लाल फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड ले लिया, तो बताओ क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। और साथ में बाहर क्या निकल गया, जल। इसका उदाहरण ये है, ये और उतार लो आप। और बाहर निकल जाएगा आयोडीन, साथ में आयोडीन, और क्योंकि HI ले रहे हैं इसलिए आयोडीन बाहर निकल जाएगी। उतार लिया। अब हम देखो, पहली अभिक्रिया पढ़ ली OH बंध विदलन, दूसरी पढ़ ली CO बंध विदलन। तो आप चार्ट याद रखोगे तो ऑटोमेटिक रिएक्शन याद हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, परीक्षा में भी आप नहीं भूलोगे। इसके बाद तीसरी हम पढ़ते हैं एल्किल और हाइड्रोक्सिल। मतलब एल्किल और हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH समूह। एल्किल और हाइड्रोक्सिल दोनों की सम्मिलित अभिक्रिया पढ़ते हैं। इसके बाद में हम एल्किल और हाइड्रोक्सिल समूह की सम्मिलित अभिक्रिया देखते हैं। उनमें से दोनों पर समूह होने वाली अभिक्रिया होगी, एक तो होगी सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया, और हमेशा सांद्र H2SO4 की क्रिया करते हैं तो जल का अणु बाहर निकलता है, और जल का अणु बाहर निकलने को कहते हैं विहाइड्रेशन। और जल रहित यदि कोई समूह हो जाएगा तो उसका नाम होगा निर्जलीकरण। क्या होगा, निर्जलीकरण। जल के समूह का बाहर निकलना विहाइड्रेशन, और जल रहित समूह को कहते हैं निर्जलीकरण। और दूसरी अभिक्रिया होगी वी का मतलब बाहर निकलना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, विहाइड्रोजनीकरण। क्या कहलाएगा, विहाइड्रोजनीकरण। और एक अभिक्रिया देखते हैं हम एल्कोहल पर ऑक्सीकरण की। किसकी अभिक्रिया, एल्कोहल पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया देखते हैं। अब हम एल्कोहल पर एक एक अभिक्रिया देखते हैं। पहले देखेंगे सांद्र H2SO4 की क्रिया करवाएंगे, फिर विहाइड्रोजनीकरण, और उसके बाद में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करवाएंगे। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालो कि जब, ये तो उतार लिया आपने, इसके बाद में हेडिंग डालो आप कि सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया, और कोष्टक में लिख लेना निर्जलीकरण या विहाइड्रेशन। H2O का बाहर निकलना विहाइड्रेशन कहलाता है, ये उतार लेना। इसके बाद में आप थोड़ा सा लिखना आपको, तो लिखो जब एल्कोहल पर, आप लिखते चलो, जब एल्कोहल पर सांद्र H2SO4 की क्रिया, सांद्र H2SO4 की क्रिया 413 केल्विन ताप पर करवाते हैं, 413 केल्विन ताप पर करवाते हैं, तो एक जल का अणु बाहर निकलते हुए ईथर का निर्माण करते हैं, ईथर का निर्माण करते हैं। देखो बोर्ड की तरफ, जब एल्कोहल पर सांद्र H2SO4 की क्रिया करवाते हैं 413 केल्विन ताप पर, तो ईथर का निर्माण होता है। बताओ दो भाग लेंगे तो बताओ एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा डाई एल्किल ईथर। क्या बन जाएगा, डाई एल्किल ईथर। इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर। क्या नाम है, डाई एथिल ईथर, इसका साधारण नाम हो गया।
और ये हम देखेंगे ईथर की विरंचन अभिक्रिया में। किसमें देखेंगे? ईथर की विरंचन अभिक्रिया में। और ये क्या होगा? एथिल एल्कोहल। देखो हमेशा आपको याद रखना है कि H2SO4 क्या होता है? तेजाब होता है। यदि ये त्वचा पर भी गिरेगा तो त्वचा को वहाँ से सूखा देता है, अर्थात उससे जल काणु बाहर निकल जाता है। हमेशा याद रखनी, सांद्र H2SO4 की क्रिया होगी तो जल काणु बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो आप ये रिएक्शन उतारो। इसके बाद में लिखो, आप लिखना स्टार्ट करो आप कि इस अभिक्रिया में जैसे जैसे तापमान को बढ़ाते हैं, इस अभिक्रिया में, नीचे लिखो, इस अभिक्रिया में जैसे जैसे तापमान को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे तापमान को बढ़ाते हैं वैसे वैसे भिन्न भिन्न उत्पाद का निर्माण होता है। भिन्न भिन्न उत्पाद का निर्माण होता है। भाई इसके स्थान पर कोई उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। भिन्न भिन्न उत्पाद का निर्माण होता है, लेकिन इस अभिक्रिया का ताप सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इस अभिक्रिया का ताप 433 से 443 केल्विन कर दिया जाए। इस अभिक्रिया का ताप 433 से 443 केल्विन कर दिया जाए तो जल का अणु बाहर निकलते हुए एल्कीन का निर्माण होता है। लिख लिया आपने। अब देखो रिएक्शन कि जब एथिल एल्कोहल पर सांद्र H2SO4 की क्रिया 433 से 443 केल्विन ताप पर करवाते हैं तो देखो कंडीशन क्या होती है। ये तो है अल्फा और ये क्या है? बीटा। बीटा पर कितने हाइड्रोजन है? 3। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1। यहाँ पर तो होते ही डाइएथिल ईथर बन जाता, लेकिन देखो 433 से 443 केल्विन ताप प्राप्त हो गया तो एक जल का अणु बाहर निकलते हुए, ये जल का अणु बाहर निकल गया और ये बंद कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। देखो बन क्या गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाहर क्या निकल गया? जल का अणु। निर्माण किसका हो गया? एथीन का। किसका हो गया? एथीन का। और ये क्या है? एथिल एल्कोहल। ये रिएक्शन उतारो। मैं इसकी क्रिया विधि नीचे बताऊंगा। अब देखो जल का अणु बाहर निकलता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? निर्जलीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण अभिक्रिया। और मैं इसकी ये किस प्रकार से रिएक्शन होती है मैं इसकी नीचे क्रिया विधि बताऊंगा। ये उतारो आप। अब नीचे हेडिंग डालो, उसी अभिक्रिया के नीचे निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रिया विधि। ये 3 पदों में संपन्न होती है। तो सबसे पहले लिखना है प्रथम पद। 3 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद। देखो एक एक स्टेप में देखते हैं कि कैसे एल्कीन का निर्माण होगा। ये देखो इसमें देखो प्रथम पद में कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले जो सांद्र H2SO4 होता है, लिखना आपको कि फर्स्ट स्टेप में क्या? सांद्र H2SO4 हमेशा पहले H+ आयनों में और दूसरा HSO4- आयनों में टूट जाता है। इसे कहते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो इसके बाद में इस प्रथम पद में एल्कोहल का सूत्र लिखते हैं। यह है एल्कोहल। जैसे मैंने उसमें लिया था एथिल एल्कोहल, तो मैं एथिल एल्कोहल ही लेता हूँ। अब देखो आप जानते हैं कि ये ऑक्सीजन परमाणु है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन से ग्रुप का है? ओल्ड स्टाइल से टिप्पो। कहने का मतलब ओल्ड स्टाइल से टिप्पो ये 16 नंबर का ग्रुप है। 16 नंबर ग्रुप में संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 2 और 2 4 और 1 1 हो गया, जना कितना हो गया? 6।
बात समझ में आ गई। तो दो तो सहसंयोजक बंधन बना लेते हैं, और दो इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। क्या होते हैं, लोन पेयर। और जिसके पास लोन पेयर होते हैं, जो अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, वो किसकी तरह कार्य करते हैं, दुर्बल अक्षार की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं, दुर्बल अक्षार की तरह कार्य करते हैं। तो बताओ ये एथिल एल्कोहल है, वो किसकी तरह कार्य करता है, दुर्बल अक्षार की तरह कार्य करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके पास क्या, लोन पेयर। क्या है, लोन पेयर। हमेशा दुर्बल अक्षार किसके साथ क्रिया करता है, H+ आयनों के साथ, अम्ल के साथ। जैसे क्रिया कर लेगा तो बताओ इस कंडीशन में क्या होगी कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, ये देखो इसके साथ H+ आयनों के साथ क्रिया करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये H+ आयनों को दे देगा और इसके साथ क्या बना लेगा, बंध बना लेगा प्रथम पद में। देखो कंडीशन क्या हो गई, ये O है, ये दो इलेक्ट्रॉन तो है ही है, बताओ ये क्या बन गया, H। लेकिन बताओ इसके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी। ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ बंध बना रहा है, तो इसके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ये क्या बन गया, H। इसे कहते हैं प्रोटोनित एल्कोहल। प्लस है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्रोटोनित एल्कोहल। तो आप लिखो प्रथम पद में लिखो, ये उतार लेना आप, H2SO4 सबसे पहले H+ आयन HSO4- में बदल जाते हैं। अब इसके जस्ट नीचे लिखो कि एल्किल एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित होने के कारण, बात मेरे समझ में आ रही है, लोन पेयर उपस्थित होने के कारण इसकी प्रकृति दुर्बल अक्षारीय होती है। जो H+ आयन अम्लों के साथ, बात समझ में आ गई, जो H+ आयन अम्लों के साथ क्रिया करके प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं। प्रथम पद में प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं। तो आप ये रिएक्शन उतार लो प्रथम पद में, ये ऊपर वाले रिएक्शन उतारो प्रथम पद में। इसके बाद में आएगा द्वितीय पद। कौन सा पद आएगा, द्वितीय पद। अब इसमें लिखो, द्वितीय पद में लिखो, इसमें और रिएक्शन उतार ले तो लिखो आगे। द्वितीय पद में, इस पद में प्रथम पद में प्राप्त प्रोटोनित एल्कोहल, प्रथम पद में प्राप्त प्रोटोनित एल्कोहल जल का अणु बाहर निकालते हुए, प्रोटोनित एल्कोहल जल का अणु बाहर निकालते हुए कार्बन आयन का निर्माण कर लेते हैं। कार्बन आयन का निर्माण कर लेते हैं तथा यह पद वेग निर्धारक पद तथा धीमी गति का पद होता है। यह पद वेग निर्धारक पद तथा धीमी गति का पद होता है। अब देखो सामने देखो जो मैंने लिखाया है कि द्वितीय पद में क्या है, जो प्रथम पद में जो प्रोटोनित एल्कोहल है, ये प्रोटोनित एल्कोहल है, ये क्या है, प्रोटोनित एल्कोहल। ये प्रोटोनित एल्कोहल क्या करते हैं, देखो इस ऑक्सीजन परमाणु के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और कमी को कौन पूरा करता है, निकटवर्ती कार्बन परमाणु। कौन पूरी करता है, निकटवर्ती कार्बन परमाणु। तो ये ऑक्सीजन परमाणु क्या कर लेता है, इसके पास कमी है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित, क्या कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और बताओ जैसे दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, बताओ किसके पास कमी हो गई, इस कार्बन परमाणु के पास। देखो क्या हो गया, CH3 CH2 और ऊपर क्या आ गया, प्लस।
क्या आ गया, प्लस। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके नज़दीक चले गए तो बताओ लेकर क्या बाहर निकाल दिया, जलकाणु। क्या निकाल दिया, जलकाणु। अब इसलिए इस कार्बन परमाणु पर धनावेश का होना क्या कहलाता है, कार्बोनियम आयन। क्या कहलाता है, कार्बोनियम आयन या कार्बधनायन कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बधनायन। अब इसके बाद में आएगा तृतीय पद। तृतीय पद 3 पदों में संपन्न होती है। पहला पद मैंने बता दिया, प्रोटोनित अल्कोहल बनेगा। दूसरे पद में प्रोटोनित अल्कोहल में क्या करता है कि निकटवर्ती कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु को देकर जलकाणु बाहर निकाल देता है और कार्बधनायन का निर्माण कर लेता है। और ये द्वितीय पद है, ये क्या धीमी गति का या वेग निर्धारक पद है। अब देखो तृतीय पद में क्या होगा, ये तीव्र गति का पद है। इसमें लिखो, इसमें द्वितीय पद में प्राप्त कार्बधनायन, द्वितीय पद में प्राप्त, देखो ये द्वितीय पद है, द्वितीय पद में प्राप्त कार्बधनायन तृतीय पद में तीव्र गति से H+ आयन बाहर निकालकर, तीव्र गति से H+ आयन बाहर निकालकर एल्कीन का निर्माण कर लेते हैं। एल्कीन का निर्माण कर लेते हैं। देखो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, ये तो आपने लिख लिया। अब देखो नीचे कि ये कार्बधनायन है, ये कार्बधनायन तीव्र गति से क्रिया। बताओ इस कार्बन परमाणु के पास कमी है इलेक्ट्रॉनों की, उस कमी को कौन पूरी करता है, निकटवर्ती कार्बन परमाणु। कौन पूरी करता है, निकट। मैं यहाँ पर देखो ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। इसकी कमी को ये कार्बन परमाणु पूरी करेगा तो बताओ इस कार्बन परमाणु के पास तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब इस कमी को कौन पूरे करेगा, उस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु। अब ये हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और आप बाहर निकल जाता है। बताओ क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन पूर्ति हो गई और बन क्या गया, एथीन एल्कीन। और साथ में बाहर क्या निकल गया, H+ आयन बाहर निकल गया। और ये जो H+ आयन है ये वापस HSO4 के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है, H2SO4 का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या होती है, निर्जलीकरण की अभिक्रिया। क्या होती है, निर्जलीकरण। मतलब जल का अणु बाहर निकालते हुए एल्कीन का निर्माण करना निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है इस चैप्टर की निर्जलीकरण अभिक्रिया। आप उतार लो, उतार लिया तीसरा पद। अब एक तो हो गई एल्किल और हाइड्रोक्सिल समूह की निर्जलीकरण अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं, विहाइड्रोजनीकरण। लिखो अब आगे, एल्किल हाइड्रोक्सिल समूह की दूसरी रिएक्शन है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना। कौन सी गैस का, वी का मतलब बाहर निकलना, हाइड्रो का मतलब H2, जनीकरण का मतलब H2 गैस का बाहर निकलना। अब देखो एल्कोहल पर लिखो, इसमें जब एल्कोहल पर, पहले लिखो, जब एल्कोहल पर कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल से 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड तथा 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन का निर्माण होता है। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड तथा 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन का निर्माण होता है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने के कारण इसे
विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यह हाइड्रोजन हमेशा एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल समूह की तथा एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन परमाणु की बाहर निकलती है। अब देखो बोर्ड की तरफ, ये तो अल्फा कार्बन की जो हाइड्रोजन बाहर निकलती है, तो समझाने के लिए बताया आपको। ये तो है 2 डिग्री एल्कोहल, और ये क्या है 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल का मतलब तो जानते हैं। 1 डिग्री का मतलब होता है ये OH समूह जिस कार्बन जुड़ा था वह कार्बन केवल एक अन्य से 1 डिग्री है। ये OH समूह जिस कार्बन जुड़ा था वह 2 अन्य जुड़ा था, इसका मतलब 2 डिग्री है। क्या है 2 डिग्री। अब देखो इसकी उपस्थिति भी किसकी होगी, कॉपर चूर्ण की। यदि ये कंडीशन होगी तो विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया होगी। आपको हमेशा याद रखना है कि कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में और 573 केल्विन ताप की उपस्थिति में यदि एल्कोहल पर यदि रख देते हैं कंडीशन, इस कंडीशन पर, तो एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है। देखो कैसे बनता है। अब देखो ये एल्किल है, तो मैं इसको शॉर्ट में देखो यहाँ पर लिख सकता हूँ SaH, ऐसे लिख दिया। अब देखो कंडीशन क्या होगी, इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा और बन क्या जाएगा, एल्डिहाइड। देखो क्या बन गया, CH3 CHO, CHO शेष रह गया और बाहर क्या निकल गया, H2 गैस। H2 का बाहर निकलना विहाइड्रोजनीकरण। बताओ 1 डिग्री एल्कोहल से किसका निर्माण हो गया, एल्डिहाइड का। किसका, एल्डिहाइड का। इसी प्रकार देखो इसमें भी विहाइड्रोजनीकरण, ये OH और ये क्या है अल्फा। बताओ दोनों क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। देखो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया CH3। इसका मतलब नाम क्या है, एसीटोन। एसीटोन क्या है, कीटोन है। एसीटोन क्या है, कीटोन। और बाहर क्या निकल गया, H2। बाहर क्या निकल गई, H2। इस प्रकार से इस अभिक्रिया में क्या होती है, विहाइड्रोजनीकरण। क्या होती है आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। 1 डिग्री एल्कोहल से कॉपर चूर्ण 573 केल्विन की ताप की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और 2 डिग्री एल्कोहल से किसका निर्माण हो जाता है, एसीटोन का निर्माण हो जाता है। और 3 डिग्री एल्कोहल में विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया नहीं होती है, बहुत अल्प मात्रा में होती है। ये भी हो भी जाती है तो 3 डिग्री एल्कोहल से हमेशा एल्किन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्किन प्राप्त होगा। ये दोनों आपको याद रखनी है, ये उतार लो। अब देखो हम तीसरी रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। किस पर, एल्कोहल पर। एल्कोहल पर यदि ऑक्सीकरण की क्रिया करवाते हैं तो मैंने बताया था कि अपचयन तो अपचायक की उपस्थिति में होते हैं और ऑक्सीकरण होते हैं ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। और ऑक्सीकारक का मतलब ये होता है कि दूसरे का ऑक्सीकरण लेकिन स्वयं का क्या होता है, अपचयन। दूसरे का ऑक्सीकरण लेकिन स्वयं का क्या होता है, अपचयन। दूसरे का ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है कि दूसरे पर ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। दूसरे पर क्या जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। देखो एल्कोहल पर, और नीचे ये तो उतार लिया आपने, ये उतारो। इसके जस्ट नीचे लिखो, इन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, इन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं तथा 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन का निर्माण होता है। लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण संभव नहीं होता। 3 डिग्री का ऑक्सीकरण संभव नहीं होता। संभव नहीं होता।
ये तो हमने देख लिया कि 1 डिग्री एल्कोहल से ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण कर दिया, और एल्डिहाइड का आगे मतलब कुछ समय तक यदि ऑक्सीकारक क्रिया करता रहे तो इस एल्डिहाइड का आगे मान लेते हैं ये है एल्कोहल और बन गया एल्डिहाइड, मान लेते हैं एथिल एल्कोहल ले लिया, और ऑक्सीकरण की क्रिया इन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्रिया करवा देते हैं तो क्या बन जाता है एल्डिहाइड। इसका एल्डिहाइड एल्डिहाइड बन जाता है, और एल्डिहाइड की यदि लंबे समय तक यदि ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। आगे से आगे हो सकती है ऑक्सीकरण क्रिया होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो गया, एक ऑक्सीजन और जुड़ गया। लेकिन आपको एल्डिहाइड में देखने को मिलेगा कि आपको यदि एल्डिहाइड का विरंजन करना है तो आगे की ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसके अंदर कुछ मात्रा में क्रोमेट मिला देते हैं, पिरिमिडीन क्लोरोक्रोमेट मिला देते हैं। ये आप छोड़ो, आप इतना ही देखो कि जब एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल का, ये 1 डिग्री एल्कोहल है और ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल, इसकी पोटेशियम डाइक्रोमेट लगा दिया, ये क्या है ऑक्सीकारक, ये क्या है ऑक्सीकारक। यदि ऑक्सीकरण की क्रिया करेंगे तो बताओ किसका निर्माण हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यदि ऑक्सीकरण की क्रिया होगी ये ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पर भी क्या होगा ऑक्सीकरण होगा। तो बताओ इस प्रकार से ये जल कणु बाहर निकल जाएगा। देखो जल कणु बाहर निकल गया, ये जल कणु बाहर निकल गया और निर्माण किसका हो गया CH3। देखो C फिर डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं 2 बंद होंगे, डबल बॉन्ड O और बाहर क्या निकल गया H2O। बताओ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। बताओ कंडीशन क्या हो गई CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बताओ 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया कीटोन, किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीकारक की उपस्थिति में 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन प्राप्त होते हैं। उतारो। और आगे और भी लिख सकते हो कि यदि इस 1 डिग्री इस एल्डिहाइड का यदि आगे की तरफ क्या हो जाए ऑक्सीकरण हो जाए इस ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, तो बताओ इसका क्या बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। बात समझ में आ गई। और इसका भी यदि कीटोन का भी यदि आगे ऑक्सीकरण करवाया जाए तो क्या बन जाता है, एक तो बन जाता है देखो, एक तो 2 कार्बन वाला और एक बन जाता है 1 कार्बन वाला एसिटिक अम्ल। एक तो बन जाता है एसिटिक अम्ल और एक बन जाता है फॉर्मिक अम्ल बन जाता है। ये हम यदि ये तो चलो सममित कीटोन है, सममित कीटोन होगी तो ये एल्किल समूह इसके अनुसार छोटा समूह अलग हो जाएगा। लेकिन असममित कीटोन होगी, ये तो उतार लिया आपने, ये उतार लिया ठीक है। अब देखो यदि असममित एल्किन होगी, देखो यहाँ पर असममित एल्किन असममित कीटोन हो, असममित कीटोन का मतलब इस कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता पर भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े होते हैं, असममित कीटोन होती है। इस समय यदि आपको दिमाग में चल रहा है कि इस समय यदि यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाए तो क्या होगा, तो ये होता है एक पोपाफ का नियम। एक होता है पोपाफ का नियम। पोपाफ का नियम ये कहता है कि ये कार्बोनिल समूह है, ये कार्बोनिल समूह असममित कीटोन में छोटे समूह की तरफ रहता है। कौन सी समूह की तरफ है? छोटे समूह। बताओ वो तो छोटो आ गयो और ओ क्या आ गयो बड्डो, तो ओ एक चल जाओ ना। बताओ कितना कार्बन को कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गयो, एक तो बन गयो 2 को और एक और बन जाओ जना, एक बन गयो 2 को। बताओ यहाँ का कितना बन गया 2 बन गया। बात समझ में आ गई। ये होता है पोपाफ का नियम। क्या होता है पोपाफ का नियम, ठीक है। तो ये आपकी हो गई ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कंप्लीट।
तो एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे का टॉपिक आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, एल्कोहल का आरोहण तथा अवरोहण। आरोहण तथा अवरोहण तो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।